So the axis of the rotor field is in this direction. MMF axis ये है, ठीक है। वाउंड रोटर फील्ड है अगर ये रोटर में, तो एक्सिस ये है, एन ऊपर को डायरेक्टेड है। तो जो ये एमएमएफ की डायरेक्शन ऑफ ये स्टेटर वाइंडिंग का एमएमएफ का डायरेक्शन है, सपोज कि द सेंटर ऑफ दीज वाइंडिंग्स इज दिस सेंटर, तो यहाँ से इसका जो एमएफ एक्सिस का डायरेक्शन बनेगा वो क्या बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब सपोज कि जब यहाँ से रोटर सपोज यहाँ से एन से स्टार्ट हुआ, यहाँ से कंडक्टर का एमएमएफ घटना शुरू हुआ और घटते 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 यहाँ तक घटा, यहाँ पे 0 आया, ठीक है। और यहाँ से घटने के बाद निगेटिव वैल्यू और फिर इसके बाद पॉजिटिव वैल्यू क्या, और एक बाइंडिंग के कंडक्टर्स में सपोज कि इसमें एनसी कंडक्टर्स, एनसी टर्न्स एक में है एक कंडक्टर में, तो यहाँ पे कितने टर्न्स हो गए टोटल, कितने स्टेप्स में बढ़ेगा एनसी, फिर यहाँ पे आएगा तो टोटल 2NC हो जाएगा, फिर यहाँ आया 3NC हो गया, ठीक है। तो ये हो गया 4NC, क्लियर है। तो ऐसे जो है हम आगे बढ़ेंगे वहाँ पे, उसके बाद ये 4NC पे कांस्टेंट हो गया, 4NC पे कांस्टेंट हो गया, यहाँ पे गए तो ये अब वहाँ से घटना शुरू हुआ, तो ये जो एक्स यहाँ से कहलाया, ये कौन सा पॉइंट है 0, ठीक है। फिर 0 से और यहाँ तक गया तो ये क्या हुआ π/2, और फिर π/2 से फिर ये क्या हुआ पाई। तो एक बार बढ़ता है कंडक्टर का एमएमएफ और एक बार घटता है। तो अगर हम सोचें कि एवरेज मतलब अगर 0 से यहाँ से मेजर करना स्टार्ट करें तो कंडक्टर एमएमएफ कैसे बढ़ता है, ऐसे बढ़ता है और ऐसे यहाँ तक जो भी वैल्यू है, एक कंडक्टर यहाँ ये आया डॉट, फिर दूसरा डॉट यहाँ पे आया, एक और बढ़ा एमएमएफ और बढ़ा, और फिर ये यहाँ जाके यहाँ वैल्यू कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। फिर जो वैल्यू रही जाती है, फिर इसके बाद यहाँ से घटना शुरू होता है, तो पहला कंडक्टर मिला, ठीक है। तो ये A4, फिर दूसरा कंडक्टर मिला A3, फिर तीसरा कंडक्टर A2, फिर चौथा कंडक्टर A1, ऐसे करके ये कंडक्टर वापस आ गया। तो यहाँ से बढ़ता है यहाँ से घटता है, तो अगर एवरेज लाइन ली जाए, ठीक है, तो 0 से लेके 4NC तक उसका कंडक्टर का नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं बढ़ते हैं, मतलब एक में अगर NC है तो 4 × NC होता है, ठीक है। तो सपोज कि अगर हम सेंट्रल लाइन यहाँ से लेते हैं, ठीक है, तो हमारा क्या होगा, एक यहाँ से देखिए कि ये कंडक्टर्स का पोजीशन है, ओके, और आपका N यहाँ पे है और S यहाँ पे है, ओके। तो जो MMF का जो वेव शेप बनेगा वो कैसा बनेगा, ये बनेगा यहाँ से आप ये देख सकते हैं, ठीक है। तो ये पहले यहाँ से बढ़ना शुरू हुआ, -4NC था, मतलब अगर ये इसको हम 0 मानते हैं कि ये यहाँ से ये 0 पे चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ से घटना शुरू हुआ, ठीक है, ये घट के अब फिर ये कांस्टेंट में हो गया, ठीक है। एक स्टेप हो गया, दूसरा स्टेप हो गया, तीसरा स्टेप हो गया और चौथा स्टेप, अब ये कांस्टेंट हो गया, ठीक। अब जैसे ये वाला आता है यहाँ पे, एक बढ़ा, फिर दूसरा कंडक्टर आया, दूसरा बढ़ा, फिर तीसरा कंडक्टर आया तो और एमएमएफ बढ़ा, और ये यहाँ पे जाकर कांस्टेंट हो गया। तो कहने का मतलब कि ये -4NC तक सपोज गया,
मतलब निगेटिव वैल्यू यहाँ से 0 से स्टार्ट हुई। अगर हम मानते हैं कि इनिशियल MMF 0 है, ठीक है, तो -4 Nc तक गया नंबर ऑफ कंडक्टर्स, और जो MMF है -4 Nc इंटू IAS, ठीक है, इतना गया। तो यहाँ पे धीरे धीरे ऐड होना शुरू हुआ, तो यहाँ अगेन 0 आ गया, तो -4 Nc से 0 तक आया। या आप ये कह सकते हैं कि 0 अगर हम यहाँ पे -4 Nc पहले से ही था तो बढ़ा, तो 4 Nc तक गया। 0 से 4 Nc तक अगर जाता है, हमें एज्यूम करते हैं यहाँ बेस लाइन यहाँ से लेते हैं, तो ये ऐसे बढ़ेगा फिर ऊपर जाएगा, ठीक है। तो 0 से 4 Nc तक मान लो चाहे बढ़ रहा है, चाहे 0 से -4 Nc, ओके। तो ये टोटल जो अपर और लोअर लेवल का डिफरेंस है, और नंबर ऑफ टर्न्स का डिफरेंस कितना आता है, 4 Nc। अगर अब हम सिमेट्रिकल माने, एज्यूम दैट दो कंडक्टर्स के बीच में जो एक लाइन है, तो ये हमने दिखाया था कि यहाँ से हम सेंटर मतलब ऐसा मानते हैं, और करेक्ट इसी सेंटर के बीच में से ये हम एक्सिस ऑफ MMF मानते हैं, जैसा कि हमने तुमको यहाँ पे दिखाया था। ये हमने ये सेंटर यहाँ पे जूम किया इस वाइंडिंग का, कि ये वाइंडिंग में जो टर्न्स का एक सेंटर लाइन है ना, वो यहाँ से आया। तो सिमेट्रिकली अगर देखा जाए तो ये सेंटर लाइन और उसका MMF का एक्सिस ये, तो उस हिसाब से जो ये लाइन है वो क्या रिप्रेजेंट करेगी, इसको रिप्रेजेंट करेगी। यू कैन सी हियर कि 0 यहाँ ये वाला सेंटर, ठीक है, 0 से ये एक कंडक्टर कितना गया, यहाँ पे A4 है, A3 है, और ये A2 और ये A1, ठीक है। अब ये कितना चला गया, जी पहले इतना था एवरेज वैल्यू ये, उसके बाद -2 Nc तक गया, -2 Nc, ओके। और फिर पॉजिटिव वैल्यू कितनी गई, 2 Nc तक गई। आवाज आ रही है क्या? जी सर। यस सर, यस सर। ठीक, तो -2 Nc से 2 Nc। अब ये देखो एक डिस्ट्रीब्यूटेड साइनोसोडल है, मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब थोड़ा सा टर्न्स यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट, थोड़ा सा यहाँ टर्न डिस्ट्रीब्यूट है। अगर हम पूरी जगह बराबर डिस्ट्रीब्यूट करें और बहुत सारी स्लॉट्स रहें, तो सपोज कि बहुत सारी स्लॉट होने पे हम इसको एकदम साइनोसोडल वेव फॉर्म दे देते हैं। तो अगर हम इसी का एक साइनोसोडल फोरियर एनालिसिस करें तो फंडामेंटल साइनोसोडल कैसा आएगा, तो फंडामेंटल साइनोसोडल ऐसा आएगा ना, ऐसा है कि नहीं। तो ये कितना है, 2 Nc है, ये दिस लाइन इज 2 Nc, बट दिस इज Ns इक्वल टू, फोरियर एनालिसिस करते हैं तो 4.3 Nc आता है, ठीक है, 2.43 Nc। क्लियर है? मीन्स इट इज मोर देन द ये। तो एक तरह से हम साइनोसोडल जो पीक वैल्यू है वो क्या मानते हैं, ये सॉरी ये NS/2 होता है इसका वैल्यू। तो ये टोटल जो पीक वैल्यू हो कितनी जाती है, NS होगा, NS/2 इक्वल टू ये हो जाता है NS इक्वल टू 0.43 N। तो ये लगभग जो पीक वैल्यू जाएगी हाफ साइज की, ठीक है। तो 2.43 0 से लेके ये इतना जाएगा। तो N/2 NS/2 इज द पीक वैल्यू, और ये -NS/2 साइनोसोडल का पीक वैल्यू कहलाता है। तो जो MMF होगा तो पीक वैल्यू यहाँ पे मैक्सिमम -NS/2 +NS/2 पीक वैल्यू हो जाता है,
MMF होगा, ये हो जाता है NS/2 IAS। अब यहाँ पे देखो कि 0 हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, इसलिए साइनोसोडल नहीं होगा, ये कास के हिसाब से होगा। तो यहाँ पे हमारा क्या ये होता है, कॉस ऑफ IAS। क्लियर। और ऐसे ही यहाँ पे क्या होगा, ये निगेटिव हो जाएगा ये वैल्यू। ठीक, तो आप ये देख सकते हैं कि ये दिखाया है NS/2 cos phi s। ओके, ये तो पीक वैल्यू कहाँ पे जाएगी, 0 पे cos 0 इक्वल टू 1। ठीक है, ये मैक्सिमम होगा। और π/2 पे कितना होगा, दिस विल बी इक्वल टू 0। जो फंडामेंटल सुपर इम्पोज करते हैं इसमें बाइंडिंग टर्म्स में, आप ये देखें कि इफ देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बाइंडिंग्स एंड वी एज्यूम दैट दिस फंडामेंटल, अगर फिर भी अभी इस स्टेप वेव फॉर्म का अगर फोरियर एनालिसिस करें तो जो फंडामेंटल है वो ये आएगा। तो एक तरह से इस स्टेप्ड वेव फॉर्म को इन टर्म्स ऑफ हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि अगर ये 2NC है, ठीक है, तो साइनोसोडल जो है उसमें पीक वैल्यू 2.4NC 43NC होगा। ठीक है, तो एक तरह से ये वेव फॉर्म हम एज्यूम कर लेते हैं। इन प्लेस ऑफ स्टेप्ड वेव फॉर्म हम ये वेव फॉर्म एज्यूम कर लेते हैं जिसमें वो थोड़ा इससे ज़्यादा है और यहाँ पे ये स्टेप्ड वेव फॉर्म है, उसकी जगह हम इसको इन टर्म्स ऑफ हम स्टेप्ड वेव फॉर्म की जगह में हम साइनोसोडल एज्यूम कर लिए हैं, तो उसमें ये चेंज हो गया है। क्लियर। तो यहाँ पे आप वही देख सकते हैं कि 0 से पाई में जो पीक वैल्यू है NP मतलब साइनोसोडल है, तो 0 से लेके पाई तक में उसका हम इंटीग्रल करते हैं तो 2NP आता है। ठीक है, मतलब वैसे होता है ना कि एक वाइंडिंग के दो कॉइल साइड्स होते हैं, तो एक पॉजिटिव जनरेट करता है, दूसरा वो, तो टोटल MMF इक्वल टू द MMF बाई बोथ द कंडक्टर्स। ठीक है, तो ऐसे ही होता है। तो हाफ MMF एक साइड कॉइल का एक साइड प्रोवाइड कराता है, हाफ MMF कॉइल का दूसरा साइड प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं कि जो स्टेटर वाइंडिंग का फेज ए है उसमें इफेक्टिव नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं वो ये -NS/2 sin phi s होता है। लेकिन यहाँ से हम जो MMF निकालते हैं तो MMF इज एक्चुअली शिफ्टेड बाई π/2। ठीक है, क्लियर है। नंबर ऑफ कंडक्टर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, कहाँ पे एकदम 0 हो जाते हैं, यहाँ से स्टार्ट हुए नंबर ऑफ कंडक्टर्स, ये आप ये देख सकते हैं कि यहाँ से स्टार्ट होता है, फिर यहाँ से ये कंडक्टर्स का MMF, ये जो कंडक्टर की वैल्यू है नंबर ऑफ टर्न्स वो घटना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो एक तरह से यहाँ पोर्शन जो है ये टर्न्स का मैक्सिमम आ रहा है, लेकिन MMF का मैक्सिमम कहाँ पे आ रहा है, 0 डिग्री पर। ठीक है, तो यहाँ तक तो समझ में आ गया है ना। अब हम एज्यूम कर देते हैं कि आवर फाइनल इक्वेशन ऑफ द कंडक्टर्स इज NS/2 MMF इज फेज ए का है NS/2 IAS cos phi s एंड MMF फेज बी का है NS/2 IBS cos phi s माइनस 2π/3 और -4π/3 लिख सकते हो या कि +2π/3 लिख सकते हो। तो ये एक फेज का हो गया, दूसरे फेज का हो गया, तीसरे फेज का MMF हो गया। ओके, टोटल MMF हो गए 3 फेज MMF। तो किसी एक पार्टिकुलर डायरेक्शन पे जो टोटल MMF है वो दैट विल बी द सुपर इम्पोजिशन ऑफ द थ्री फेज MMFs।
तो अगर फेज ए में 20 वोल्ट है, फेज सी में 20 वोल्ट है, फेज ए में 40 वोल्ट है, किसी एक में ज़्यादा होगी, बाकी दो में कम होंगे, तो टोटल इफेक्टिव जो है वो क्या हो जाएगा, वो इस टाइप से निकलता है। सपोज एक फेज हमारा ये है, दूसरा हमारा ये है, और दूसरा ये है, और तीसरा हमारा ये है। तो इसका रिजल्टेंट क्या हुआ जी, सपोज कि ये मान लो ज़्यादा बड़ा है, तो ये इसका जो रिजल्टेंट है वो इतना आ जाएगा। ठीक, इसका रिजल्टेंट ये आया, तो जब ये वैल्यू का, ये चीज़ का इसके साथ रिजल्टेंट लोगे तो उसका क्या आएगा, ऐसे निकाल लोगे, ऐसे। तो जो तुम्हारा रिजल्टेंट वेक्टर निकलेगा वो निकलेगा वेट करो, लैपटॉप इस कनेक्ट हो गया है।
ठीक है, तो यहाँ हमने ये 3 इक्वेशंस निकाल लिए एंड ऑल द 3 इक्वेशंस all the 3 MMFs are added together। तो जब हमने ऐड कर दिया तो ये रिजल्टेड MMF निकला, जो कि आवाज नहीं आ रही है सर। अभी आ रही क्या? हेलो, नहीं सर, नहीं आ रही है। अभी आ रही? हेलो हेलो, आने लगे सर, आवाज आने लगी। आ रही है सर, आ रही है। अब आ रही है सर। ठीक है, तो ये तो 3 इक्वेशन निकल गए सिंपली, है ना, इसमें कुछ नहीं है। ये जो ये है n/2 मीन्स दिस पीक वैल्यू ऑफ पॉजिटिव साइड ऑफ दिस एंड दिस ऑकर्स एट द 0 वैल्यू ऑफ फाई एस। ठीक है, तो cos फाई एस इक्वल टू cos 0 इक्वल टू 1 होगा, और यहाँ पे इफेक्टिव नंबर ऑफ टर्न्स विच इज एज्यूम्ड एज द साइनोसोडल फंक्शन ऑफ पीक वैल्यू ऑफ ns। ठीक है, तो जो इफेक्टिव जो वेरिएबल टर्म्स हैं दैट विल बी n/2 cos फाई एस। ठीक है, तो इंटू IAS करेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू द MMF। ठीक है, ये क्लियर है? तो ऐसे ही तीन आपस में तीनों वेक्टर आपस में रिएक्ट करेंगे, जो कि मैंने बताया था तीनों वेक्टर को। फिर इसमें से करंट निकलेगी। दिस इज द पीक वैल्यू ऑफ करंट, IS इज द RMS वैल्यू ऑफ करंट एंड √2 IAS represents the peak value, and this is the initial value, and this is the time variable angular speed, electrical speed। okay, so electrical speed means that is theta r इक्वल टू क्या होता है, अगर 2 पोल है तो थीटा m होता है। ठीक है, p/2 करेंगे तो थीटा ई। ठीक है, थीटा ई का p/2 करेंगे तो थीटा मैकेनिकल निकलता है। ठीक है, अब सपोज कि ऑलवेज थीटा ई इक्वल टू पाई ही लेते हैं, तो अगर 4 पोल का मोटर है, सॉरी ये ऐसा होगा थीटा ई 2/p थीटा ई। 4 पोल का मोटर है तो ये π/4 मतलब π/2 में एंगल आएगा उसका। ठीक है, मतलब कि अगर मैकेनिकल उसकी पोजीशन देखे जाएगी तो 90 डिग्री में एस और एन रहेंगे। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे जो एंगुलर स्पीड है दैट इज द स्पीड ऑफ सिंक्रोनस फील्ड। ओके, तो अब ये एक ये फाई एस आ गया है कि व्हाट इज द पोजीशन, इनिशियल पोजीशन ऑफ द फील्ड, सिंक्रोनस पोजीशन ऑफ द फील्ड, जो टाइम वेरिंग पोजीशन है। तो यहाँ पे इनिशियल एंगल ऑफ फील्ड मतलब जो भी थीटा ई आई इलेक्ट्रिकल एंगल जो है रोटर का वो कितना है, जिससे रोटर का एंगल है अगर थीटा आर, तो इलेक्ट्रिकल एंगल क्या बनेगा, थीटा ई। ठीक है, तो थीटा ई एट 0 और फाई एस सिंक्रोनस एंगल निकलेगा। ओके, तो एक्चुअली ये ऐसा है कि दिस टर्म इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 टर्म्स। कौन कौन से टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन है, एक तो फंडामेंटल की अगर हम बात करें तो एक ये हो गया, और दूसरा IAS में जब हम IAS इंटू मल्टीप्लाई करते हैं किसका, NS/2
टू कॉस ऑफ फाई एस, तो कॉस फाई एस इंटू दिस, ठीक है। जब दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वैल्यू निकलती है, ओके। cos ओमेगा टी प्लस थीटा आई 0 इंटू cos फाई एस, ये जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ये वैल्यू निकलती है, ओके। तो जो MMF है, MMF इज द फंक्शन ऑफ सिंक्रोनस एंगुलर पोजीशन फाई एस and electrical speed and electrical position of rotor field, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसने लिया, जैसे हमने अभी 2 पोल के लिए लिया था, द सेम हैज बीन टेकन फॉर 4 पोल। तो इसमें कंडक्टर्स B1 B2, ये BS1 है, स्टेटर का रिप्रेजेंट कर रहा है S, एंड द लाइन इज गोइंग, करंट इज गोइंग इन दिस साइड, क्रॉस है और ये डॉट है। ऐसे ही दूसरी लाइन कौन सी हो गई, B का हो गया। ऐसे BS2, तो यहाँ से BS1 डैश हो गया। उसके बाद दूसरा पोर्शन आएगा, यहाँ से आधा पार्ट ये है, तो यहाँ से ऐसा जाता है, ठीक है। तो एक ये बनता है। तो एक तरह से इसका जो डायरेक्शन है, ये दोनों वाइंडिंग्स, हाफ पार्ट ऑफ द वाइंडिंग इज इन अपर साइड एंड हाफ पार्ट ऑफ द वाइंडिंग इज लोअर साइड, ऐसा ही हुआ ना। क्यों? वाइंडिंग का हाफ पोर्शन सेंटर के इधर है, हाफ पोर्शन सेंटर के इधर है। फिर फेज बी से 60 डिग्री बाद फेज सी आता है, तो C1 कहाँ गया? इसका जो है डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स क्या है, डायरेक्शन ऑफ MMF क्रॉस, मतलब हमारी फिंगर्स इन साइड जाती हैं, फिर राउंड होके और थंब का जो डायरेक्शन दिखाएगा, दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ BS। तो यहाँ पे एक फील्ड ये हो गया। अब C का डायरेक्शन कहाँ होगा? ये चूँकि यहाँ पे जो वो रखे CS1 डैश और CS1, ओके। तो एक कंडक्टर तो ये है जहाँ पे करंट आएगी, और करंट जा कहाँ से रही है, एक ये है, तो एक ये है और एक ये, ठीक। तो यहाँ से ये आपका बना एक दूसरा बाइंडिंग। अब ये तो स्टेटर के कंडक्टर्स हो गए, स्टेटर के वाइंडिंग्स हो गए। रोटर की वाइंडिंग्स में क्या है कि F2 मतलब यहाँ से गया और एक ये टर्न्स आ रहा है, फिर यहाँ पे आया तो यहाँ पे फिर ये ऐसे गया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे करंट क्या हो रही है, यहाँ पे करंट की डायरेक्शन ये है, तो मतलब फ्लक्स की डायरेक्शन क्या बनेगी, फ्लक्स की डायरेक्शन किस साइड बनेगी? ये N बनेगा, बनेगा कि नहीं? सॉरी S बनेगा, ठीक है। और ये बनेगा N, क्योंकि इसमें जो डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स है वो बैक साइड से कहाँ आ रहा है, ऐसे, फिर ऊपर निकल रहा है, फिर डाउन जा रहा है। तो ये अगर देखा जाए तो राउंड डायरेक्शन क्या है, यहाँ पे हो गए, तो FD1 की एक्सिस ये हो गई, FD2 की एक्सिस यहाँ पे हो गई, ठीक है। तो ये N हो गया, फिर ये S आएगा, फिर ये N आएगा, ओके। तो यहाँ पे उसी चीज़ को फिर से रिप्रेजेंट किया है कि तीनों बाइंडिंग का एक एक टर्मिनल ले लिया, और BS1 BS2 एक बाइंडिंग्स है, दोनों एंड्स हैं डैश, BS2 और BS2 डैश दोनों एंड्स हैं एक बाइंडिंग के, दूसरा पोर्शन है, ये सब सीरीज में है, ठीक। और फील्ड वाइंडिंग क्या हुई, फील्ड वाइंडिंग में भी करंट तो एक ही जा रही है, मतलब हम यहाँ से अगर शुरू करते हैं तो यहाँ से गया ये
ठीक है। और ऐसे जाने के बाद ये एक कंडक्टर सीधा ये एक छूट के कंडक्टर यहाँ चला आया, ठीक है। अब फिर यहाँ राउंड होने लगा, यहीं पे राउंड होने लगा। राउंड होने के बाद लास्ट में एक ये जो इसका छोर बना वो कहाँ चला गया, ये इधर ये चला गया, ये इधर जाएगा और ऐसे, तो ये यहाँ से निकलेगा तो ये ऐसे जाएगा, फिर ऐसे ऐसे बना, ठीक है। फिर ये ऐसे गया और ये ऐसे ऐसे बना, ठीक है। तो एक तरह से करंट एक ही है, पर हम जो वाइंडिंग्स हैं तो वाइंडिंग्स को रोटेट अलग कर रहे हैं, मतलब डायरेक्शन ऑफ उनका सर्कलिंग जो है वो अपोजिट कर दे रहे हैं, तो NOS बन रहा है। तो एक तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ये FD2 से निकला था वो कहाँ आया, FD1 में, ठीक है। और FD1 से निकलने के बाद ऐसे बना, और FD1 डैश से जो आया वो कहाँ कनेक्ट हुआ, FD4 पे। तो ऐसा ही कनेक्शन यहाँ भी करेगा, ठीक है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, एक के बाद एक जहाँ जहाँ वो कनेक्ट होता है वैसा कनेक्ट करेगा, और करंट जो IFD है वो सेम ही जाएगी। क्लियर। तो टोटल अगर टोटल नंबर ऑफ फील्ड टर्न्स कितने हैं, अगर NF है तो एक में कितना होगा, NF/4, मतलब टोटल MMF जो है वो NF और IFD है। अगर तो 4 वाइंडिंग है, 4 पोल हैं, तो एक में कितना MMF होगा, NF IFD। क्लियर है ये भाई 4, यहाँ तक क्लियर है। यस सर। सर हाँ बोलो, कुछ बोल रहे थे क्या। तो ठीक है, यहाँ पे लिखाया है कि फॉर अनबैलेंस इन एम्पलीट्यूड, अगर अनबैलेंस कंडीशन है तो उस कंडीशन में क्या है, ये 1.420 में अगर ये जो वैल्यूज हैं इसको अगर सब्स्टिट्यूट करेगा अनबैलेंस कंडीशन में तो ये वैल्यूज आएंगी, ठीक है। फंडामेंटल के लिए मतलब एक तीनों बैक ईएमएफ ऐसा होता है ना कि अगर हम एक को हम दूसरे के टर्म्स में निकालते हैं, ठीक, तो मतलब एक वैल्यू का हम दो वैल्यू के टर्म्स में निकाल सकते हैं 3 फेज में, तो वही किया गया है, ठीक है। और नाउ वी कम टू द वाइंडिंग इंडक्टेंस एंड वाइंडिंग वोल्टेज इक्वेशंस। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये थ्योरी आप इसको देख लेना, इसमें क्या लिखा है, और कोई खास वो है नहीं। तो यहाँ पे सिंपल एक 3 फेज वाइंडिंग है A, B और C का, और कितने कंडक्टर हैं, एक कॉइल साइड है ये, दूसरा कॉइल साइड ये है, और एक एक कंडक्टर उसमें जूम किया है, ठीक है। तो एक कंडक्टर जूम किया है, यहाँ पे फेज B हो गया 120 डिग्री में, थीटा r इज द एंगुलर पोजीशन ऑफ द रोटर, मैकेनिकल है ये वाला, मैकेनिकल पोजीशन मतलब रोटर की एंगुलर पोजीशन हो गई, और ओमेगा r इज द रोटर स्पीड, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या आता है, फाई r, मतलब कि फाई मतलब फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। थीटा मतलब कि एंगुलर पोजीशन, लेकिन ये फाई मतलब फील्ड। ऐसा है कि जब ये स्टेटर का फील्ड ऐसे भागेगा फाई एस से, फाई एस पोजीशन उसकी रहेगी एंगुलर पोजीशन, और एन एस स्पीड से भाग रहा है, और रोटर भी एन आर स्पीड से भाग रहा है। तो जो डिफरेंशियल स्पीड है एन एस माइनस एन आर, उसके कारण क्या करेगा, वो कंडक्टर को कट करेगा, मतलब इसमें भी एक फील्ड जनरेट होगा, ये मतलब इंडक्टेंस इफेक्ट होगा, कौन सा, स्पीड वोल्टेज जनरेट होगा,
ठीक है। अगर ये साथ में लॉक करके चल रहा है तो वो जो रोटर का जो फील्ड है, रोटर फील्ड का जो रिलेटिव मूवमेंट है वो कितना होगा यहाँ पे। अगर कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं है, NS इक्वल टू NR है, तो कोई भी फील्ड इसमें जनरेट ही नहीं होगा, इसमें इसके वाइंडिंग में जो भी हम वोल्टेज देंगे उतना ही फील्ड बनाएगा। लेकिन जब ये ज़्यादा स्पीड से घूम रहा है तो उसकी फाई एस और अलग है और फाई आर एक एंगुलर पोजीशन ऑफ द फील्ड वो अलग होगी। तो एक फील्ड जो रोटर में जनरेट होता है वो उसका पोजीशन, ठीक है, और रोटर की पोजीशन, ये सभी एंगल्स इसमें दिखाए हुए हैं। क्लियर है। जैसे आप इंडक्शन मोटर है, सपोज 3 फेज सप्लाई दिए हैं वो और एक रोटर में कंडक्टर है, तो जब भी वो फील्ड NS स्पीड से घूमेगा तो रोटर मान लो कि NR स्पीड से घूम रहा है, तो बाकी उसमें कुछ चीज़ तो होगा जो NS स्पीड से घूमेगा। क्यों? क्योंकि वोल्टेज तभी जब स्लिप होती तो वोल्टेज जनरेट होता है रोटर पे। स्टैंड स्टिल पे पूरा वोल्टेज जनरेट होता है रोटर पे। अगर एकदम सिंक्रोनस स्पीड पे आएगी तो रोटर में कोई वोल्टेज जनरेट नहीं होता। तो जो वोल्टेज जनरेट होता है वो फील्ड का ही रिप्लिकेशन है कि एक तरह से फील्ड जनरेट हुआ, ठीक है। क्योंकि रेजिस्टेंस से शार्ट करोगे तो उसमें एक सेकेंडरी फील्ड भी बनेगा। तो जब भी वहाँ पे स्पीड में डिफरेंस होगा, स्पीड में चेंज होगा, तो एक रोटर फील्ड का भी एंगुलर पोजीशन होगा, ठीक है। ये रोटर का हो गया एंगल थीटा आर और ये हो गया NR। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया ना तुम लोगों को। यू व्हाट दिस मशीन्स एंड दिस वाइंडिंग्स आर सेइंग। सिंपली यहाँ पे तो ये वही कनेक्शन किया है, सिंपल वो है कि RS और LS जो है वो है, तो उसमें नंबर ऑफ टर्न्स इतने हैं, नंबर ऑफ टर्न्स NS लिया है एक वाइंडिंग में, ठीक है। NFD एक वाइंडिंग में, फील्ड वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स हैं, और ये जो है रेजिस्टेंस है उसका। क्लियर। currents IAS, IBS, ICS are going to be fed inside the phases and this is the field voltage। तो यहाँ से आप सपोज कि द एंगुलर पोजीशन इज चेंजिंग एंड अकॉर्डिंग टू द एंगुलर पोजीशन, ठीक है, उस पर जो भी रोटर का जो फ्लक्स है, रोटर फ्लक्स की डायरेक्शन, तो जैसे चेंज होगी तो रिलक्टेंस भी चेंज होती है वहाँ पे। ओके। तो मिनिमम एयर गैप लेंथ, मैक्सिमम एयर गैप लेंथ वो चेंज हो रही है। ओके। तो डिपेंडिंग ऑन द फील्ड एंड रोटर पोजीशन देयर विल बी अ वेरिएबल वैल्यू ऑफ एयर गैप लेंथ, ठीक। तो दिस इज approximately represented by this equation and here you can see that this is the position। सपोज कि अगर ये अल्फा वन प्लस अल्फा टू का रेसिप्रोकल जो है वो मिनिमम है, तो एयर गैप लेंथ मिनिमम होगा, ठीक है। और ये मैक्सिमम है कितना, सपोज कि अगर ये मिनिमम वैल्यू कितनी होगी एयर गैप लेंथ की, अल्फा वन माइनस, अगर ये टर्म निगेटिव हो जाए, मतलब ये पॉजिटिव ही रहे ये वाला टर्म, तो ये माइनस होगा। तो पॉजिटिव मैक्सिमम होने के लिए, इस वैल्यू को पॉजिटिव मैक्सिमम होने के लिए क्या होना चाहिए, इसको 0 के बराबर होना चाहिए। तो 0 के बराबर होगा तो 2 फाई एस इक्वल टू थीटा आर। ओके। उस कंडीशन पे ये 1 अल्फा वन माइनस अल्फा टू हो जाएगा। और अगर हम इस वैल्यू को, अगर एयर गैप मिनिमम रखना है हमको, तो मिनिमम एयर गैप की कंडीशन में क्या होता है कि ये अल्फा वन प्लस अल्फा टू आए। उस कंडीशन के लिए ये -1 होना चाहिए। ये -1 होने के लिए क्या होगा, थीटा आर इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, पाई। तो थीटा आर ये 2 फाई एस माइनस थीटा आर इक्वल टू पाई।
ऐसे होगा ना। तो ये रिलेशन हमारा होना चाहिए। अब देख लो यहाँ से कि अगर ये पाई है तो थीटा प्लस पाई इक्वल टू ये, तो डिवाइड बाय 2 अगर करेंगे तो फाई एस आ जाएगा। तो दिस इज द रिलेशन, मीन्स इन विच कंडीशन द एयर गैप लेंथ विल बी मिनिमम और एयर गैप लेंथ किसमें ज़्यादा होगी। तो रिलक्टेंस का अब यहाँ पे इस एयर गैप से इफेक्ट पड़ेगा किसका, रिलक्टेंस का। तो सिंपली हम जानते हैं कि म्यू 0 ये फ्लक्स होता है, फ्लक्स का जो ये फ्लक्स डेंसिटी का है कि बी ए इक्वल टू एम एम एफ फ्लक्स डेंसिटी फाई इक्वल टू एम एम एफ 1 रिलक्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो रिलक्टेंस की वैल्यू है उसमें एक जी का टर्म आएगा, मतलब म्यू ए सॉरी जो रिलक्टेंस होती है कि एल अपान म्यू ए। ओके, एरिया ज़्यादा होगा तो रिलक्टेंस कम होगी, और लेंथ ज़्यादा होगी तो रिलक्टेंस ज़्यादा होगी। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे उसने रख दिया है। ठीक, तो जो फील्ड ये होगा एमएमएफ, और इसमें रिलेशन जो गैप लेंथ में वो ये हो जाएगा। और सुना हाँ बोलो, कुछ बोल रहे हो क्या? आवाज आ रही मेरी? यस सर, यस सर, आ यस सर। रही है। तो ये यहाँ पे सिंपल आप समझ सकते हैं कि अगर हम ये लिखते हैं कि बी आर इंटू ए इक्वल टू एम एम एफ अपान रिलक्टेंस, मतलब जी अपान म्यू ए। तो ये ए ऊपर गया, अब ए ऊपर गया तो यहाँ का ए और यहाँ का ए कैंसिल हो गया, तो क्या बनता है हमारा म्यू एम एम एफ बाई जी। क्लियर? तो ये जो फार्मूला है वहां से डेवलप किया। क्लियर है? तो सिंपली एक तरह से जस्ट वंस वी हैव द एमएमएफ इक्वेशन, एमएमएफ की वैल्यू हमने निकाल ली, तो हम क्या निकाल सकते हैं, वैल्यू ऑफ फील्ड, फील्ड इंटेंसिटी, फ्लक्स डेंसिटी। ठीक है, तो दिस इज द फ्लक्स डेंसिटी। नाउ वी हैव द फ्लक्स डेंसिटी एट बिकॉज g is the function of phi s and theta r, so we will replace, and also we can see that in the previous equations we have seen phi s mmf is function of phi s। clear? तो phi s और phi s plus 2π/3 और ऐसे करके, तो ये जो इक्वेशन हमारा ये फील्ड का फ्लक्स डेंसिटी यहाँ से निकला, तो हम इस एमएमएफ की अगर वैल्यू हम रख देते हैं तो टोटल जो फ्लक्स डेंसिटी है वो कहाँ से निकलेगी हमारी, द वैल्यू ऑफ दिस एमएमएफ। तो ये यहाँ पे एमएमएफ की वैल्यू यहाँ पे हमने रख दी है, ये ऐसे फंडामेंटल के लिए। ठीक है, ये एएस फेज ए के लिए है। ठीक, ऐसे ही फेज बी के लिए निकाल सकते हैं, फेज बी के लिए ये हो गया। ठीक, और ये तो वही वैल्यू रहेगा, एक जी की वैल्यू है, ये जी रिसिप्रोकल की वैल्यू है। ठीक है, क्योंकि यहाँ डिवाइड में जी है तो 1/α1 माइनस α2 ये सब टर्म था। ऐसे फेज सी के लिए ये निकाल लिया है। क्लियर है? अब यहाँ से ऐसे ही उसका फार्मूला है किसका, फील्ड एमएमएफ का। तो फील्ड एमएमएफ में फील्ड की करंट और जो फील्ड का टर्न्स है, तो फील्ड का टर्न्स तो उसमें सिंपली जो है दो वाइंडिंग है,
ओके, तो एमएमएफ निकाल लिया इसमें से, और फील्ड का जो एमएमएफ है उसमें से निकाल के फ्लक्स डेंसिटी भी निकालिए। फ्लक्स डेंसिटी सिंपली दैट विल बी द फंक्शन ऑफ फाई आर। ठीक है, तो यहाँ से इसने जी का फिर यहाँ पे आएगा एमएमएफ में, एमएमएफ डिवाइडेड बाई म्यू एमएमएफ डिवाइडेड बाई जी, तो फिर एक ये टर्म आ जाता है। क्लियर? तो सिंपली इसने क्या किया है, एमएमएफ निकाले हैं। एमएमएफ निकालने का सबसे पहले हमने डेरिवेशन किए, फिर हमने फ्लक्स डेंसिटी निकाली डिपेंडिंग ऑन यूजिंग द एमएमएफ इक्वेशंस। सर आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है सर। आवाज आ रही? हेलो? यस सर आ रही। तो हम ये अज्यूम करते हैं कि जो फ्लक्स पर पोल, जैसे 2 पोल मशीन है, तो आधा फ्लक्स यहाँ से 0 से लेके और पाई होगा, फिर पाई से लेकर 2 पाई यानी 0। तो अगर हम फाई एस से शुरू करते हैं, ठीक है, तो फाई एस प्लस पाई ऐसा होगा। तो ये जो टोटल ये है एरिया, तो ये क्या कहलाएगा, टोटल एरिया ऑफ दिस पेरीफेरी। ये लेंथ का हो गया एक, और ये जो आर्क हो गया, तो आर्क कितना हुआ, आर इंटू थीटा। ठीक है, ये टोटल एंगल जो थीटा है, तो टोटल ये आर डी थीटा, अगर हम इतने की बात करें केवल इस एरिया की, छोटे एरिया की। ठीक है, ये मशीन का दिख रहा है सेक्शन। अगर हम केवल इस छोटे एरिया की बात करें, ठीक है, तो एक ये छोटा सा जो चाप का वैल्यू है आर्क, ये आर्क की वैल्यू कितनी होगी, ये आर्क की वैल्यू जो है ये होगी डी थीटा आर डी थीटा। ठीक है, क्लियर? तो जो आर डी थीटा चाप की वैल्यू आई ये ऐसा, तो लेंथ में अगर हम उसको मल्टीप्लाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, वो एरिया आ जाएगा। तो यहाँ पे ये आर डी थीटा इंटू एरिया, ठीक है, और थीटा की वैल्यू रखा है फाई एस से फाई एस प्लस पाई तक, और जो फ्लक्स डेंसिटी है, तो फ्लक्स डेंसिटी इंटू एरिया बी इंटू ए। अब चूंकि ये डिफरेंशियल एरिया है, ये डिफरेंशियल एरिया है, तो इसको फाई एस से पाई प्लस फाई एस तक इंटीग्रेट किया हुआ है। तो टोटल जो फ्लक्स पर पोल निकलता है दैट इज calculated using this formula, and just when you have calculated the flux per pole, then the total flux linkage of any winding is flux linkage due to the field leakage flux LSIAS and total field flux, total जो
फ्लक्स अप्लाइड बाय द energized वाइंडिंग्स। ठीक है, तो लीकेज एंड टोटल लिंकिंग फ्लक्स, वो जो फ्लक्स लीक होता है और एक फ्लक्स जो जैसे आर्मेचर से चला स्टेटर से, फिर ये रोटर का एन पोल है, ये एस पोल है, तो और ये स्टेटर का एन पोल है। तो सपोज यहाँ से फ्लक्स चला और यहाँ से गया और फिर रोटर का ये एस पोल से निकलेगा, ये एन पोल से, फिर आर्मेचर के एन पोल में जाएगा, एस पोल में, तो ये पूरा पाथ बनाएगा। क्लियर? तो एक तो ये होता है कि जो लीक हो गया मतलब जो इससे लिंक नहीं किया, मेन जो टार्क प्रोड्यूस करती है मशीन, उस पूरी मैग्नेटिक सर्किट से लिंक नहीं किया, जो लीक हो गया, तो ये दिस इज द लीकेज फ्लक्स। ठीक है ना? तो यहाँ से फ्लक्स लिंकेज जो है, टोटल फ्लक्स लिंकेज, इस वाइंडिंग का टोटल फ्लक्स लिंकेज क्या होगा, जो इसमें जाता है और जो यहाँ लीकेज हो जाता है। तो ये टोटल ये नंबर ऑफ टर्न्स इनटू फ्लक्स एन फाई, टोटल एन फाई। ठीक है, अब यहाँ पे डी फाई के रिस्पेक्ट में अगर हम इंटीग्रेट कर लेंगे तो ऐसा ही होता है ना, इंटीग्रल ऑफ जो होता है फ्लक्स लिंकेज लेमडा इक्वल टू एन फाई। ठीक है, तो इसको हम डिफरेंशियल फ्लक्स के रिस्पेक्ट में एन को अगर इंटीग्रेट करेंगे तो ये टोटल जो फ्लक्स हमारा निकला है, ठीक है, ये इंटीग्रेट हो गए यहाँ पे और फ्लक्स लिंकेज बना लेगा। क्लियर है यहाँ पे? तो यहाँ से हमने फ्लक्स निकाला है। ओके, ये फ्लक्स इनटू नंबर ऑफ टर्न्स और फिर इंटीग्रेट किया है। इसको सरल करने पे, सिंप्लीफाई करने पे जो वैल्यू निकलती है, द इक्वेशन फॉर द फ्लक्स लिंकेज, क्या है अभी वो करा दें क्या कुछ? क्या कहते हो तुम? नो सर, छोड़ दीजिए। ठीक है, तो हम नेक्स्ट यहाँ शुरू करेंगे। करा दीजिए सर। ठीक है, यहाँ से हम शुरू करेंगे। यहाँ तक अभी तक ये समझ में आ गया है क्या हुआ है पूरी बुक में? क्यों नहीं समझ में आएगा पूछ लेना। ठीक है, तो ये इंडक्टेंस फ्लक्स लिंकेज की वैल्यू यहाँ निकाल दिया है। क्लियर? सेव नहीं होता क्या ये? चलो ठीक है ना? तो आप लोग जस्ट मिनट वेट, आई एम डाउनलोडिंग।